जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, या तो इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से डाल दिया, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। नए भारत की हुकूमत के नाक तले 70 पेपर्स लीक हुए हैं। 2014 से 2022 तक 22 करोड़ यंगस्टर्स ने नौकरियों के लिए एग्जाम दिया, लेकिन नौकरी मिली है सिर्फ 7.22 लाख को। ये वो लोग हैं जो गरीब फैमिली से आते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, गरीबी में रहकर एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं, वोट भी बीजेपी को देते हैं। बदले में बीजेपी ने 2 दिन पहले एक और नौकरी का एंट्रेंस एग्जाम रद्द कर दिया है, दूसरे में जांच बिठा दी है। बताया जा रहा है एक डिप्टी सीएम पेपर लीक में शामिल हैं। खैर, इन तमाम परेशानियों के बावजूद इस साल फिर उत्तर प्रदेश के ये बेरोजगार लोग बीजेपी को ही वोट देंगे, और इस उत्तर प्रदेश मॉडल को असम में भी फॉलो किया जा रहा है। इसी सियासी तमाशे के तहत असम मुस्लिम मैरिज और तलाक एक्ट 1935 को अब खत्म कर दिया गया है। असम कैबिनेट ने फ्राइडे को इस एक्ट को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि इस कदम से सरकार को असम में चाइल्ड मैरिज रोकने में मदद मिलेगी। असम सरकार के इस एक्ट को खत्म करने के फैसले को मुस्लिम कम्युनिटी के तमाम लोग पोलराइजेशन की सियासत से जोड़कर देख रहे हैं। तो आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में 34% आबादी मुसलमानों की है, जो असम की कुल आबादी 3.12 करोड़ में से 1.06 करोड़ है। असम में खासकर बंगाली ओरिजिन के मुसलमानों को लेकर हो रही सियासत को बारीकी से समझने वाली जानकारों का मानना है कि यह बीजेपी सरकार का सियासी कदम है, क्योंकि इस कानून को खत्म करने के लिए चाइल्ड मैरिज की जो दलीलें दी जा रही हैं, उसमें अब काफी हद तक कमी आई है। और अगर चाइल्ड मैरिज के थोड़े बहुत मामले हैं भी, तो सरकार की कार्रवाई एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ ही रही है, जबकि ट्राइब्स में ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस के मामले सामने आए हैं। लिहाजा असम सरकार का मकसद कुछ और है। यह सिर्फ वोटों के पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण की सियासत है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कई मौकों पर कहते नजर आए हैं कि असम सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लाने के डायरेक्शन में काम कर रही है। इसके साथ ही पॉलीगैमी यानी बहुविवाह पर बैन लगाने के लिए एक बिल पर भी काम किया जा रहा है, जिससे इसे एक फौजदारी क्राइम बनाया जा सके। यानी सियासी तमाशा यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी और शरीयत का है। कुल मिलाकर बीजेपी के पास अपने वोटरों के लिए यही सौगात मौजूद है, जो इन्होंने कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में भी बांटी है। उत्तराखंड पर वापस लौटेंगे, लेकिन पहले सौगात के नाम पर चल रहे सियासी तमाशे को भी समझ लें। दोस्तों, अक्सर आपने मीडिया में सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। सौगात का मतलब क्या होता है? तोहफा, गिफ्ट। तोहफा हमेशा खुद के पैसों से खरीद कर किसी को दिया जाता है। अवाम के टैक्स से जमा करे गए पैसों से देश की जनता के लिए कुछ करना किसी की तरफ से दी गई सौगात नहीं होती है। राजा या बादशाह जरूर अवाम को सौगात दे सकते हैं, क्योंकि उनके स्टेट की सारी दौलत उनकी ही होती है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रधानमंत्री के किसी प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन को सौगात कहना मीडिया की तरफ से सिर्फ चापलूसी करने के अलावा और कुछ नहीं है। सोचिए, भारत में हाफ डेवलप्ड दिमाग वाले लोगों को मीडिया की इतनी महीन कारीगरी की क्या समझ होगी। दरअसल मीडिया की इस तरह की गुलामी मुल्क की डेमोक्रेसी को राजशाही में तब्दील करने की ताकत रखती है। और इसी सियासी तमाशे के तहत एक सेक्युलर कंट्री में सरकार
मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े तमाम तरह के कानूनों को लेकर तमाशा कर रही है। उत्तराखंड में पास हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका एग्जाम्पल है। ये कानून उत्तराखंड के शेड्यूल्ड ट्राइब रेजिडेंट्स यानी अनुसूचित जनजाति निवासियों के अलावा वहां और दूसरी जगहों पर रहने वालों के सभी रेजिडेंट्स यानी निवासियों पर लागू होगा। ये ऐसा अनइक्वल सिविल कोड यानी असमान सिविल कोड है जिसमें समान के नाम पर स्टेट के एक शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए छूट दी गई है। दोस्तों, ये बिल 4 पॉइंट्स पर बेस्ड है जिसमें इस्लामिक शरीयत के मुताबिक कुछ पाबंदी लगाने की कोशिश करी गई है। और चौथा पॉइंट वाकई में दिलचस्प है जिसमें आज नहीं तो कल देश में लागू होने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी लागू किया गया तो ये वाकई दिलचस्प कदम होगा। दरअसल बिल के इन 4 पॉइंट्स में मैरिज, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप है। चौथे पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि लिव इन रिलेशनशिप का भी रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य यानी कंपलसरी हो जाएगा। सरकार मैरिज रजिस्ट्रेशन के अलावा अब लिव इन रिलेशनशिप का भी रजिस्ट्रेशन कराने जा रही है। तो समझने वाली बात यह है कि जब रजिस्ट्रेशन कराना ही है तो शादी का रजिस्ट्रेशन कोई क्यों नहीं कराएगा। कुल मिलाकर लिव इन रिलेशनशिप ये पॉइंट जबरदस्त है और शरीयत के मुताबिक इसे कानूनी दायरे में लाने की कोशिश करी गई है। यानी अब आपको लिव इन रिलेशनशिप जैसे इलीगल रिलेशनशिप को भी रजिस्ट्रेशन कराकर कानूनी बनाना होगा। अब लिव इन रिलेशनशिप मतलब शॉर्ट टर्म मैरिज। इससे पैदा हुए बच्चे वो सभी हक पा सकेंगे जो फुल टर्म मैरिज से पैदा होने वाले बच्चों को मिलता है, मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा। और अब प्यार मोहब्बत करने वाले भी अदालतों में अलग होने के लिए मुकदमा लड़ेंगे। कौन किसके साथ कितने दिन तक रिलेशनशिप में रहा इसका रिकॉर्ड अब मिल जाएगा। तमाम लड़कों और लड़कियों ने जो भी शादी से पहले किया है उसमें ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता भी आ जाएगी। और सबसे मजेदार बात यह है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल के लिए लड़की की उम्र 18 से ज्यादा होनी चाहिए और लड़का 21 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए। और दोनों को इस रजिस्ट्रेशन की जानकारी दोनों के माता पिता को देना भी कंपलसरी है। अब भैया, जब सरकार के इशारे पर इतना सब करना ही है तो 7 जन्मों का ना सही इसी जन्म का फुल टर्म विवाह तो कर लो। बाकी उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी को लेकर जो एक पॉइंट है वो भी वेलकम करने लायक है और वो ये है कि शादी सिर्फ मेल और फीमेल के बीच ही होगी, यानी गे और लेस्बियन के बीच शादी करने की इजाजत नहीं होगी। शादीशुदा लोगों का किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप तलाक के लिए काफी माना गया है। अहम बात यह है कि शरीयत में भी इसकी मनाही है। इसके अलावा पॉलीगैमी यानी बहुविवाह पर रोक और आपसी सहमति से भी तलाक वगैरह का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया है। किसी फॉर्मर वाइफ यानी पहली पत्नी से दोबारा शादी के लिए किसी मजहबी कानून को हटाया गया है। खैर, ये दोनों पॉइंट्स तो मुसलमानों के लिए है जिसे देखकर नफरती लोग खुश हो जाएंगे और खुद पर चले फर्जी सौगात का मजा लेकर सरकारी डंडे के दर्द को भी भूल जाएंगे। दरअसल मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी को यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुसलमानों को मिले कुछ हक छीन लिए जाएंगे। मगर हकीकत यह है कि मुसलमानों के शादी के तरीके शरीयत में दखल देने के नाम पर बने उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में 1-2 पॉइंट के अलावा शरीयत को ही लागू करने की कोशिश करी गई है। उसमें शादी का औरत और मर्द के बीच ही होना और लिव इन रिलेशनशिप पर सख्ती करना अहम है। अब मिस्ट्रेस रखना कानूनी लीगल हो जाएगा, बस वो वाइफ नहीं कही जाएगी। बाकी पत्नी के सारे हक और उसके बच्चे को सभी हक वैसे ही मिलेंगे। समझ रहे हैं ना? सब वही रहेगा, बस हस्बैंड वाइफ नहीं कहलाएंगे। वैसे आप लोग को बता दूं कि पति या पत्नी के रहते दूसरी शादी के मामले में इस देश का मुसलमान हिंदू लोगों से पीछे ही है। सरकार की तरफ से करे गए एक सर्वे में बहुविवाह का नेशनल एवरेज 1.4%
NFHS 5 के मुकाबले में बहुविवाह का रेट ST में 2.4, SC में 1.5, OBC में 1.3 और दूसरों में 1.2 है। और मुसलमानों में यह दर 1% से भी कम 0.9% है। ध्यान दीजिए कि ये दर तब है जब हिंदू शादीशुदा होकर भी मिस्ट्रेस या लिव इन रिलेशनशिप रखते हैं। अगर उनको भी जोड़ लिया जाए तो आंकड़े कहां जाएंगे, अंदाजा लगाना मुश्किल है। जबकि मुसलमान सीधे शादी ही करता है, क्योंकि इलीगल रिलेशनशिप यानी बिना निकाह के फिजिकल रिलेशनशिप इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। खैर, रही मुसलमानों की बात, तो कानून का सामना उनका तब होता है जब दोनों में से कोई एक साइड कानून के सामने जाए। मुसलमानों में औरतें ज्यादा मजहबी होती हैं और वो शरीयत को ज्यादा मानती हैं। मुस्लिम औरत हो या आदमी, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी लेकर अदालत से ज्यादा शरीयत को ही फॉलो करता है और शरई तरीके पर यकीन रखते हैं। तो शरीयत में दाखिल देने वाले किसी कानून का हश्र वही होगा जो ट्रिपल तलाक का हुआ है। ये कानून मुसलमानों का हक छीनने के नाम पर हिंदुओं के ज्यादा अधिकारों को छीन ले गया है। इसके बावजूद उत्तराखंड में खेले गए इस सियासी खेल को 2024 के चुनाव में फायदा लेने के लिए असम में भी शुरू कर दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप ले करके। और दोनों का ही लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।